जय हिंद साथियों। तो आइए आज 23 तारीख है। आज का आर्टिकल और एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। आज केसेस हैं वो 3 लाख के ऊपर गए हैं और जो डेथ है वो 2247 डेथ हुई हैं। देखिए कितना ख़तरनाक होता जा रहा है। और जो एक तरह से अभी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो 23 मई है वहाँ पर इसका जो पीक है वो आएगा। तो 23 मई अभी देखते हैं कि एक तरह से अभी तो अप्रैल चल रहा है, अगले मंथ मई में तो आप मान के चलिए कि मई जून तक हो सकता है पीक आए, फिर नीचे डाउन हो, वो भी 1 महीना ले जाए। तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। अपने आप को आइसोलेट रखिए, सेफ़ रहिए, बार बार अपने आप को हाइजीन रखिए। कोई भी जो बाहरी चीज़ है उसको ना छुएं और बहुत ही केयरफुल होकर रहें, क्योंकि इस समय जो कोविड है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस समय अभी पीक भी नहीं पाया है। जो पीक एक बार अगर इसको मिल जाएगा तो वापस डाउन होगा, लेकिन अभी बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इमेज है। एक जो वृद्ध हैं वो अपनी वाइफ हैं या माता जी हैं, उनको लेके जा रहे हैं। और एक तरह से इधर देखिए जो क्राइसिस चल रहा है ऑक्सीजन का, उसके ऊपर है, जो ऑक्सीजन रिफ्यूल कराने के लिए ले जा रहे हैं। और इसी आइए पहला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको एक तरह से दोबारा अपॉइंट करना या प्रोटम बना देना, तो वो कहाँ तक लीगल है, उसको कैसे और क्या क्या उसके और अलग अलग प्रोविज़न हो सकते हैं, तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक डोरमेंट प्रोविज़न के तहत अपॉइंटमेंट किया गया है जो रिटायर्ड जजेस थे एड हॉक बेसिस पे। और कहाँ पर किया गया है, जो हाई कोर्ट होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट तो अभी यूटी जो 9 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद में जो स्टेटहुड था वहाँ का 370 हटाने के बाद में, तो अभी करीब करीब 25 हाई कोर्ट है, जबकि स्टेट ज़्यादा है। जैसे पंजाब, तो पंजाब जो चंडीगढ़ है वहाँ हरियाणा और एक तरह से पंजाब दोनों का हाई कोर्ट एक जगह है। ऐसे बहुत ज़्यादा एक दो और भी हैं। तो इस तरह से 24 हाई कोर्ट हैं। और जो हाई कोर्ट हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं तो उन हाई कोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी एक तरह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, और जो जुडिशरी है उसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। और जो जितने केसेस होते हैं उसके कंपेयर में जो लोग हैं या जजेस हैं उनकी बहुत ही संख्या कम है। और ह्यूज वैकेंसी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो नीचे लेवल में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के साथ में जो आर्टिकल 224 ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो एडहॉक जजेस होते हैं हाई कोर्ट में। और उनके कंसेंट के आधार पर जो एक तरह से जज हैं जो रिटायर कर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो राजी हैं तो उनको हाई कोर्ट में एडहॉक बेस पे जज बनाया जाता है। तो इसी के बारे में ये है। जो हाई कोर्ट है वहाँ पे 57 लाख केसेस बैकलॉज लगे हैं, मतलब 57 लाख केसेस अभी निपटारा करना है। और इसी के साथ में जो 40% वैकेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा एक तरह से, अब देखिए कि 60-100% आपको काम कराना है और जिसमें से 40% लोग ही नहीं हैं, तो 60% कैसे 100% केस निपटारा कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो ग्रीन एंड रॉ है, जो हमारी एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में एक तरह से बनाया गया था। और ये दुनिया में तीसरे नंबर में इंडिया में बनाई गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। और ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस। इसको ज़्यादा लीगल नहीं जाती है, नेचुरल जस्टिस जाती है कि हाँ क्या एक्चुअल में जस्टिस है, तो उसको फॉलो करती है। जैसे क्लीन एयर हो, क्लीन पानी हो, लोग एक तरह से सही इन्वायरमेंट में सांस लें, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी सेम चीज़ रहे, सस्टेन रहे। तो उसी के बारे में ये ज़्यादातर बातें करती है। और इसमें जो रिटायर आईएएस होते हैं या और भी एक तरह से एमिनेंट पर्सन्स होते हैं, उनको यहाँ पे एक तरह से या रिटायर जो जजेस होते हैं उनको यहाँ पे एक तरह से ऑफिस संभालना रहता है। अभी जो फॉर्मर आईएएस अफसर थी गिरिजा वैद्यनाथन, उनको यहाँ पर एक तरह से बनाया गया है एनजीटी में, और हेड बनाया गया है। इनका जो एक तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो
इन्होंने उसको फुल नहीं कर पाया, यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है। और जो एनजीटी एक्ट है उसमें जो जो प्रोविज़न थे वो भी कहीं लैग कर रहे थे। इनकी जो एक तरह से यहाँ पे जो डिमांड होती है वो 5 साल तक कोई एनवायरमेंटल मैटर से रिलेटेड, या मास्टर किया हो, डॉक्टरेट किया हो साइंस में, इंजीनियरिंग में 15 साल तक, मतलब और 15 साल तक उसमें काम भी किया हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक तरह से रिक्वायरमेंट मांगी जाती हैं, तो वो ये फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी और इनको भी बनाया गया, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया था। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो क्रिटिक्स था। और इसी के साथ में ये अगला आर्टिकल है, इसको प्रशांत भूषण जी ने लिखा है। और इनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको उन पे इन्होंने कुछ टिप्पणी किया था, जिसके बाद में इनके ऊपर 1 रुपये का फ़ाइन भी लगाया गया था। तो ये वही है, ये सीनियर, जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बाद में ये अलग एक तरह से उस पार्टी से निकल गए, और अभी ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। और अभी इन्होंने लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, एक तरह से अगेंस्ट नहीं लिखा है, लेकिन क्रिटिसिज्म किया है। तो एक तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट 4 जजेस थे उनके बारे में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, और बताया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या लैग कर रही है, क्वेश्चन मार्क किया है। और इसी के साथ में जो सीजेआई रंजन गोगोई हैं, उन जिन्होंने राम मंदिर वर्डिक्ट दिया था, बाद में उनको राज्यसभा में एक तरह से सीट मिली। तो ये उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसी के साथ में जो सीजेआई ऐसे बोबटे थे, इनका जो लगभग में 18 महीने का टेन्योर था, जिसमें ये इनका कहना है कि 100 से ज़्यादा पिटिशन आई आर्टिकल 370 से और स्टेटहुड से रिलेटेड जम्मू कश्मीर से, तो उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा इनका लिखा है ऐसा इन्होंने। और जो सीए है, पुलिस कन्फ्रंटेशन, जो जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ एक तरह से, और जो जेएनयू में जो बच्चों पे एक तरह से तोड़ फोड़ हुआ। और इसी के साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिडिटी थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टी, कोई भी पार्टी अगर एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है और उसको कोई ख़रीदता है, तो उसका जो दिन होता है, कितने दिन तक वैलिड रहेगा, उस पर जो सीजेआई थे, इनका कहना है कि इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी थी उसको सही से नहीं किया, ऐसा इनका कहना है ये। और इसी के साथ में जो प्रोटेक्शन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूज़ी हैं उसके बारे में भी इनका कहना है कि कुछ स्पष्ट नहीं बताया। जो सीजेआई होता है ये मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, मतलब ये हेयरिंग करता है केसेस का, और जो बेंचेस बनती हैं, चाहे वो 8 की बने, 4 की बने, 5 की बने, 12 की बने, तो जो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है वही डिसाइड करता है कि कौन कौन इस पैनल में रहेंगे, कौन कौन इस बेंच में रहेंगे। इसी के साथ में जो एक तरह से जितने भी जिस भी टोन में या और भी अलग जो लीडरशिप दिखानी होती है वो सीजेआई ही करता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इनका जो और भी लिखा है इन्होंने, इनका कहना है कि जो जो हैबियस कॉर्पस होता है, पिटीशन होता है, वो भी बहुत जो एक तरह से महीनों महीनों पेंडिंग रहे हैं इनके ड्यूरेशन में, ऐसा इनका कहना है। और जो माइग्रेशन लेबर हैं उस पर सीजेआई जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की 2020 में, वहाँ पर इन्होंने एक टिप्पणी किया था कि इन्होंने उठाया है वहाँ से कि मतलब लेबर को अगर खाना मिल रहा है 2 जून का, तो उनको पैसे की क्या आवश्यकता है। तो उसको यहाँ पे उठाया है कि ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो एक तरह से डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको भले ही आप अनाज दे दें 5 किलो, तो उसमें कुछ नहीं होता है, उनकी और भी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसमें उनको पैसे भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये इनका बताना है। और जो हैबियस कॉर्पस है, इसी से एक पिटीशन दिया था सिद्दीकी कंपन ने। सिद्दीकी कप्पन ये हाथरस रेप केस जो यूपी में हुआ था उसके एक तरह से सिलसिले में यूपी में थे, और इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये सीधे आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, और आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इन्होंने जब बेल मांगी तो वहाँ से बेल के लिए ठुकरा दिया गया था। और ये हाथरस केस में रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये जर्नलिस्ट थे। और इसी के साथ में जो एक तरह से
इनका इन्होंने लिखा है कि इनका जो पॉजिटिव अप्रोच रहा है वो पॉजिटिव थिंग रही। वेस्ट बंगाल में जब पेड़ काटे जा रहे थे तो उस समय इन्होंने एक तरह से एक्टिव होकर और उसको रोका। तो इसी के बारे में था। और आइए अगला आर्टिकल देखते हैं जो एक तरह से नेक्स्ट आर्टिकल है। यहाँ पे जो सेकेंड वेव है उसके बारे में बता रहे हैं, और जो कियोस है चारों तरफ लोग एक तरह से परेशान हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो अप्रैल 20 है वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एड्रेस करते हुए पब्लिक को बताया कि ऑनलाइन एड्रेस करते हुए कि जो इस समय मेडिसिन और सोशल डिस्टेंसिंग टू पिलर्स हैं हेल्थ के। अभी जब इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, अभी इस समय अभी रिपोर्ट आई है कैलकाटा बेस्ड एक एनजीओ ने या कोई एक तरह से हेल्थ मशीनरी ने किया है कि जो कैलकाटा में 2 में से 1 आदमी कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि इतनी रैली हुई हैं, अभी भी वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। तो नेता इतना रैली गैदरिंग करते हैं क्योंकि उनको एक तरह से अपना दिखाना रहता है कि इतनी पब्लिक आई, इतना ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जीतना रहता है अल्टीमेटली इलेक्शन, और उसमें नुकसान हो जाता है आम पब्लिक का। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। और यहाँ पे जो सेकेंड वेव है ये बहुत ही ख़राब है, यही बताया जा रहा है आर्टिकल में। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ना तो गवर्नमेंट मान रही है, ना तो गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, चाहे वो आपने इवन देखा होगा जो होम मिनिस्टर है वो भी कभी कभी मास्क नहीं लगाते हैं। रोड शो चल रहा है या रैली चल रही है वहाँ पे नहीं लगाए मिलते हैं। या आम पब्लिक है वो भी कभी जो 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये सब ऐसा कुछ होता ही नहीं, जिसकी वजह से लोग आपस में बहुत कम डिस्टेंस में रहते हैं, जिससे लोग अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस समय वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है। और जो हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये लोग बहुत हद तक छोड़ रहे हैं। यही सब इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल के जो राइटर हैं ये बोल रहे हैं। और जो अगला आर्टिकल है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन कैंपेन है इसको क्या वर्चुअल कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है सेकेंड वेव आई है, हो सकता है फिर थर्ड वेव आ जाए, और अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और 2-3 राज्य के चुनाव होने हैं। तो इस सिचुएशन में क्या ऑनलाइन वर्क, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, 25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ, तो और भी कियोस है, लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से चाहे वो पूर्वांचल हो या और भी एरिया हो बुंदेलखंड वाला, वहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, लोग नहीं मानेंगे, लोग एक तरह से भ्रमित हो जाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है, और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। जो क्वेश्चन है यही है कि क्या जो इलेक्शन कैंपेन है उसको वर्चुअल किया जा सकता है, और क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके पास में हथियार है कुछ ऐसा करने के लिए। तो वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो जो जो एक तरह से अभी भी वेस्ट बंगाल में जब आईएनसी के लीडर राहुल गांधी और जो टीएमसी की जो लीडर हैं ममता बनर्जी, दोनों ने जब अपना जो इलेक्शन कैंपेन था उसको रोक दिया कि अब कोविड हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, उस समय भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपना जो कैंपेन है वो कंटिन्यू किए थे। तो और अभी भी 2 फेज़ के इलेक्शन बचे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या वर्चुअल कर दें सब कुछ, जिसकी वजह से आम पब्लिक बच जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे, लेजिस्लेचर चाहे तो। और जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मास रैली होती है ये सुपर स्प्रेडर होती है। यहाँ पर लोग एक तरह से जो पार्टी होती है वो तो कहती है कि हमारा जो कैडर होता है वो एनर्जाइज होगा, इससे लोग ज़्यादा भीड़ देखेंगे, तो जो विपक्षी हैं वो डर जाएंगे कि देखो उस नेता की रैली में इतने भीड़ आई, तो मतलब जितनी भीड़ आई ये एक तरह से वोट बेस है, वोट बैंक है, ये इतने वोट देंगे और ये पार्टी आने वाले समय में चुनाव जीतेगी। तो वो सारा रहता है। और यहाँ पे जो ह्यूज क्राउड है, ह्यूज क्राउड्स है, ये जो साइकोलॉजी होती है जो ये टीवी में दिखती है फिर लोगों के माइंड में बनती है, और फिर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं जिताओ कैंडिडेट को जिताते हैं। तो इस तरह के जो कैंडिडेट होते हैं और जो सपोर्टर होते हैं और इसके साथ में जो पार्टी को वोट कर रहे होते हैं, उन सब की जो साइकोलॉजी होती है वो बदल जाती है क्राउड्स को देखते हुए। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर की जो क्राउड्स होता है वो बहुत एक तरह से इम्पैक्ट करता है। और जो मैसिव क्राउड है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं दिख सकता, क्योंकि आप देखते हैं मिलियन में व्यूज़ आता है या
एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग देख लेते हैं, हैशटैग चला देते हैं या कुछ भी चला देते हैं, वो चलता है ठीक है, लेकिन जो वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास में जो एक तरह से मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, डाटा नहीं यूज़ करते हैं, या इस तरह की जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल साइट्स नहीं यूज़ करते हैं, तो वो उनको ये चीज़ नहीं पता चलती है, उनको रैली के थ्रू ही वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो वही ये चीज़ बता रहे हैं कि जो यूट्यूब या सोशल साइट्स हैं, वो एक तरह से ग्राउंड को उतनी तेज़ी से नहीं कैच कर पाती है जितना तेज़ी से रैली करती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और जो नॉर्मल इलेक्शन कमीशन है वो वहाँ पर एक तरह से रोक भी लगा दिया गया था। जो नॉर्मल कैंपेन है वो 48 आवर्स मतलब 48 घंटे पहले रोक लगा दिया जाता है पोलिंग से, कि आप किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और ये एक तरह से और आगे बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता है वर्चुअल। अगर ये चाहे तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट लाके एक तरह से वर्चुअल कैंपेन शुरू कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम रैली करें, खुले में जाएं, रोड शो करें, बाहुबल बने, दिखाएं अपनी सब कुछ, जितना भी हमारा कैडर है और इस तरह का। तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास में पावर नहीं है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के भी इलेक्शन आने वाले हैं, जो हो सकता है वहाँ पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा कोविड स्प्रेड करे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज़म के तहत जो डूअर टू डूअर कंपेनिंग है, अगर जा सके तो जाएं, लेकिन जो मास गैदरिंग है जहाँ पे सुपर स्प्रेडर होता है कोविड, वो ऐसा ना हो। तो उसी के बारे में ये टोटल डिस्कशन कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीन का जो एक तरह से मशीन है, जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो उसमें लिखा है आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वैक्सीन सभी के लिए लगेगी, और जबकि वहाँ पे है कि वैक्सीन है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। और इसी के साथ में जो एक आर्टिकल आज का बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो जैसे इस समय क्या हुआ है, पिछले साल भी तो जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, या और भी जितने छोटे बच्चे हैं जो घर में एक तरह से एलकेजी से लेकर चाहे वो 2 से 12 के बीच में हो या 6 तक के हों, सारे एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको पाना था, जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस कोविड जैसे सिचुएशन में। पिछली बार फर्स्ट वेव में तो उनकी पढ़ाई दिक्कत हुई ही, और इस बार भी बहुत ज़्यादा उनको हैम्पर हो रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डीडी है, जो दूरदर्शन है, और जो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट बहुत कम लोगों तक है और रिमोट एरिया में लोगों के पास में इंटरनेट बहुत कम है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अगर है भी तो उसकी पुअर कनेक्टिविटी है, और जो 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन एक तरह से है, और 50% लोग यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या यूज़ करते हैं तो बहुत पुअर एक तरह से कनेक्टिविटी है। तो जो प्रसार भारती है उसके दो यहाँ पे विंग्स हैं। प्रसार भारती के 2 विंग्स हैं, जिसमें एक रेडियो है, जिसमें 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं, और जो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको 92 यानी कि 92% कवर करती है। और 99.19% करीब करीब 0.80% पॉपुलेशन को छोड़ के, 1% मान लीजिए छोड़ के, 99% पॉपुलेशन को कवर कर रही है जो रेडियो है। जो 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं, इनके माध्यम से एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका जो प्रसार भारती का सेकेंड विंग्स है, जिसमें टीवी है, डीडी है, और इसमें 34 सैटेलाइट चैनल हैं। अभी आप देखते हैं सास बहू के सीरियल क्या करेंगे दिखा के इसको, इससे अच्छा है सीधा सीधा अभी पिछले बार जैसे रामायण और इस तरह के जो प्रसारण किए गए थे, उसी से 1 घंटे का यहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर की 4:1, मतलब 4 आवर रेडियो पे चला दीजिए और 1 घंटा टीवी पे कोई भी लेक्चर आप प्रसारित कीजिए, जिससे जो बच्चे हैं वो घर पे एक तरह से कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े रहे, नहीं तो उनका जो एजुकेशन है, जो फ्लो है, वो टूट जाएगा। तो इस तरह से इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल हैं वो उनको चलने दीजिए, ऐसा ये राइटर बता रहे हैं। लेकिन जो इसेंशियल्स हैं उनको शुरू करना चाहिए। इसी के साथ में जो ये बता रहे हैं कि 17 वेल इक्विप्ड स्टूडियो हैं हमारे पास में, इस जो टीवी वाले में प्रसार भारती से रिलेटेड है, और ये 49 सिटीज़ में है। तो एक तरह से सेंटर में तो है ही दिल्ली जैसे, और बाकी जो सिटी हैं बड़े बड़े
जो कैपिटल है स्टेट के वहाँ पर, और जो उससे हट के जो सिटी है वहाँ पर भी है। तो इस तरह से जो 10, 11 या 12 में है, इनको एक तरह से इनका जो सिलेबस है उसको एयर के थ्रू, डीडी के थ्रू और कवर करा के इनको इनको कवर करा के एक तरह से एजुकेशन में एक तरह से बहुत ही चीफ एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। और जो फ्री आवर्स है इंटरनेट का वो भी देना चाहिए, और जिसकी वजह से जब फ्री आवर इंटरनेट होगा तो उसमें ये लोग ज़्यादातर पोअर कनेक्टिविटी है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल था। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक गाड़ी है जो एक तरह से टैंकर को लेके जा रही है, मालगाड़ी है जो ऑक्सीजन का टैंकर है उसको लेके जा रही है। तो आप भी अगर आपके पास में ऑक्सीजन है, ज़्यादा है, तो उसको कोई भी अगर ज़रूरतमंद है तो उसको दें, और जो कियोस है इससे लड़ें, और एक तरह से इस तरह से जो सिचुएशन बिगड़ रही है उसमें सहभागी बने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय